देखिए स्टूडेंट, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट किया गया, ठीक है। तो इसमें वन ऑफ द क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो उसे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन में एक कैटेगरी है चेन पॉलीमर, जिसका दूसरा नाम है, याद रखना है, एडिशन पॉलीमर। इसमें वन मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑल मोनोमर्स आर ऑफ द सेम टाइप, ठीक है, बट मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ जुड़ते हुए चला जाएगा। सुन रहे हैं एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट? हेलो, हाँ बोला कीजिएगा भाई, जब पूछते हैं तो। यहाँ पे और कोई नहीं है। हाँ, तो इसमें एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से जुड़ते हुए चला जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेन पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर। तो इसमें इसका पहचानने का तरीका है, इसका एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ पॉलीमर becomes equal to एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मोनोमर। पॉलीमर और मोनोमर का दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ये क्या है, इथीन, और इसका बहुत सारा इथीन जुड़ते हुए चला जाएगा तो ये बन जाता है पॉलीइथीन या पॉलीइथिलीन, ठीक है। कैसे जुड़ता है बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका CH2 और इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला है, क्या है, CH2। इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, सिर्फ ऐड होते हुए चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन पॉलीमर, करेक्ट है ना। इसका सेकंड, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन में पहला कैटेगरी क्या रहा, चेन पॉलीमर, और दूसरा कैटेगरी रहेगा, इसको हटाएं इस एग्जांपल को, या इसको आप लिख लीजिए, मैं इधर लिख देता हूं। दूसरा कैटेगरी रहेगा स्टेप रिएक्शन पॉलीमर। और इसी का दूसरा नाम है कंडेंसेशन पॉलीमर, ठीक है। और जैसे ही बोल दिए कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन, और कंडेंसेशन रिएक्शन का जनरल डिफिनेशन क्या है, टू बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड अ स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल आउट। तो जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो क्या मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला और पॉलीमर का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो पाएगा, सेम नहीं हो पाएगा, करेक्ट है ना। तो इसको पहचानने का तरीका, एम्पिरिकल फार्मूला मोनोमर नॉट इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला पॉलीमर, यहां तक लिख लीजिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नाइलन 66। इसको मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, ठीक है, सिर्फ अभी एग्जाम्पल लिख लीजिए। तो क्या एक कैटेगरी आपको समझ में आया, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन चेन रिएक्शन जिसका नाम है एडिशन, और व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टेप रिएक्शन पॉलीमर जिसका नाम है कंडेंसेशन। देखिए दूसरा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ
टाइप ऑफ मोनोमर। इसमें दो कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है कोपॉलीमर। इसमें लिखिएगा if there are more than one different type of monomer, if there are more than one different type of monomer, मतलब एक मिनट इधर देखिए, जब कोई पॉलीमर बना है उसमें ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर नहीं, एक से ज़्यादा अलग अलग टाइप का मोनोमर आया है तो उसको बोलते हैं कोपॉलीमर। इफ़ देयर आर मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर देन इट इज कॉल्ड कोपॉलीमर। सब लोग लिख लिया एवरीवन? हेलो, सबने लिख लिया? आवाज़ नहीं आ रही है स्टूडेंट, शायद मेरा हेडफोन का प्रॉब्लम। अच्छा, ये शायद हेडफोन का प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप लोग का प्रॉब्लम नहीं है। रुकिए रुकिए, हाँ अभी जा रहा है आवाज़? मेरे हेडफोन का सब प्रॉब्लम हो गया है। ओके ओके, दूसरा लेना पड़ेगा। ओके, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे नाइलन 6,6 जब बनाते हैं तो इसमें दो अलग अलग टाइप का मोनोमर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। दूसरा कैटेगरी है होमोपॉलीमर। लिखेगा इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर इन्वॉल्व, if there is only one type of monomer involved, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे सबसे फेमस एग्जाम्पल तो है पॉलीइथीन, ठीक है ना। सेकेंड एग्जाम्पल है नाइलन 6 नहीं, नाइलन 6 अलग है, नाइलन 6 अलग है, नाइलन 6। थर्ड एग्जाम्पल है नेचुरल रबर। आप लोग बीच में हाँ ना बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग लिख रहे हैं। नेचुरल रबर, टेफ्लॉन, पीवीसी एटसेट्रा। तो 8 डिफरेंस समझ में आ गया? व्हाट द डिफरेंस बिटवीन कोपॉलीमर एंड होमोपॉलीमर? आज गुवाहाटी का टेम्परेचर बहुत डाउन है। ग्लोबल कूलिंग, मैं आता है तो भीग गया हूँ भाई बारिश में। सब लोग ज्वाइन किए हुए हैं ना? कितने लोग ज्वाइन किए हुए हैं? घर से तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। एक बार देखा, घर से भी लोग ओनली 20 लोग ज्वाइन किए हुए हैं। दो में हूं, एक नहीं। चलिए कोई बात नहीं है। तो जो लोग भी ज्वाइन किए हुए हैं वो हार्टली इनवाइटेड हैं। हालांकि पूजा तो आप ही लोग का है, लेकिन मुझे इनवाइट करना पड़ रहा है। उल्टा होना चाहिए, आप लोग को इनवाइट करना चाहिए। फिर भी कल के पूजा के लिए, और कल खिचड़ी का प्रोग्राम हम लोग रखे हैं। पूजा भी रहेगा और खिचड़ी का प्रसाद भी रहेगा। जो भी खिचड़ी में होता है, पापड़, चटनी, सब्जी, मिक्स वेज, खीर, तो आप लोग पुष्पांजलि 11:30 में रहेगा। मैसेज मैं कर दूंगा अभी बढ़िया से बनाकर, ठीक है। तो आना है, पार्टिसिपेट करना है।
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स में एक तो हो गया नेचुरल रबर, और एक हो गया आर्टिफिशियल, नहीं नेचुरल पॉलीमर बोलिए, रबर नहीं, नेचुरल पॉलीमर, और एक रहेगा आर्टिफिशियल पॉलीमर। तो देखिए ऐसे लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं कि नेचुरल का मतलब क्या, मेड बाय नेचर, हाँ या ना, और ये हो गया मेड बाय अस, राइट। बट कोई तो और डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ देखिएगा, मान लेते हैं कि कोई भी नेचुरल पॉलीमर है, अब ये नहीं कि नेचर से भी एक ही पॉलीमर बनाया, अलग अलग पॉलीमर बनाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि नेचुरल पॉलीमर में एक नेचुरल रबर है, तो उसका नेचुरल पॉलीमर का क्वालिटी ये है कि कोई अगर नेचुरल रबर बन रहा है तो उसका हर मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ मोनोमर रहेगा। वो कोई मशीन तो है नहीं, वो नेचर का है, राइट। तो उसके हर पॉलीमर के हर मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंट नंबर ऑफ मोनोमर या सेम नंबर ऑफ मोनोमर। अगर नेचुरल रबर एक वन ऑफ द टाइप ऑफ नेचुरल पॉलीमर है, तो नेचुरल रबर के हर मॉलिक्यूल में सेम नंबर ऑफ मोनोमर रहेगा। बट आर्टिफिशियल पॉलीमर जो रहेगा वो हम लोग के डिमांड के अकॉर्डिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि नायलन का स्ट्रिंग, नायलन का रस्सी, समझते हैं ना, तो मुझे 10 मीटर का रिक्वायरमेंट है तो 10 मीटर का ही बनाएंगे, 100 मीटर का रिक्वायरमेंट रहेगा तो 100 मीटर का बनाएंगे, राइट। तो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें नंबर ऑफ मोनोमर जा रहा है, करेक्ट है ना। तो एक्चुअली दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहां पे लिख लीजिएगा नेचुरल पॉलीमर के लिए, इन नेचुरल पॉलीमर ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर, all molecules of polymer have same number of monomer, all molecules of polymer have same number of monomer। और आर्टिफिशियल में लिखिएगा ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ मोनोमर, ऑल मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव सेम नंबर ऑफ मोनोमर। अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो इसका दो कैटेगरी, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक में लिखिए इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, थर्मोप्लास्टिक में इट बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग, और थर्मोसेटिंग में लिखिएगा इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। अब लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, इसका भी दो कैटेगरी,
थर्मोसेटिंग में मैंने बोला इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग, सॉफ्ट या हार्ड, इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग, करेक्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ में दो कैटेगरी, इलास्टोमर एंड फाइबर। इसमें लिखिएगा इफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, इस कैटेगरी में इफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक, ठीक है। उसका एग्जाम्पल, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या रहेगा, काइंड ऑफ वांडर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल रबर, तो नेचुरल रबर क्या हार्ड होता है या सॉफ्ट होता है, उसमें स्ट्रेंथ कम रहता है, राइट। बहुत सारा ऐसा पेड़ पौधा है, बरगद का ही पेड़, उसमें कट कीजिएगा तो उसमें से थोड़ा रबर टाइप का कुछ वाइट कलर का निकलेगा, उसको देखिए थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो रबर टाइप का क्वालिटी रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारा ऐसा है, तो वो क्या है, उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगा। फाइबर सॉफ्ट होता है, स्ट्रेंथ वाइज वीक रहता है या स्ट्रॉन्ग रहता है, फाइबर। इसका मतलब इफ इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। क्या बोले, थर्मोसेटिंग में जो हीट करने के बाद हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ एग्जांपल मिलेगा तो मैं दे दूंगा, लेकिन उसका क्वालिटी यही होता है, या कुछ एग्जांपल है गूगल से सर्च कर लेंगे। वैसा रबर जिसको हार्ड हीट करते हैं और इट बिकम्स हार्ड, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, लेकिन अब जो पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक कम से कम 10 बार रिपीट हुआ है और बोर्ड में आ गया है। पॉलीमर सेकेंड टर्म में है, बोलते ही नहीं है बच्चे, बोलते भी नहीं ना है। पॉलीमर है आपके सिलेबस में या हटा दिया गया है? अगर रहेगा तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ देखिए पहला इसमें ऑब्जेक्टिव, नीट वाले बच्चे ध्यान सुनिएगा, इट्स मोनोमर CH2 डबल बॉन्ड इसका IUPAC नेम बोलिए। वन टू थ्री फोर, मिथाइल 1,3 ब्यूटा नॉट ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम है। बट इसका IUPAC नेम से ज़्यादा फेमस है वर्ल्ड वाइज, इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन। क्या कॉमन नेम है? आइसोप्रीन, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो पकड़ में आ जाएगा। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या होता है? आइसोप्रीन। और जितना भी यहाँ एक मिनट इधर देखिए, जितना भी आर्टिफिशियल पॉलीमर बना है वो नेचर के रूल को फॉलो करते हुए ही बना है। तो सर नेचर का पॉलीमर बनाने का रूल क्या है?
तो नेचुरल रबर बनाने का रूल है वो नेचुरल रबर से डिराइव किया गया है और इसी के ऑनर में इसका नाम दे दिया गया है आइसोप्रीन रूल। तो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा कि पॉलीमराइजेशन होने का, पॉलीमर बनने का जो रूल है वो किस पे बेसिस पे है, किस पे डिपेंड करता है, किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो वो दिया गया है आइसोप्रीन के अकॉर्डिंग। तो उसी के बेसिस पे क्या नाम है, आइसोप्रीन। तो यहाँ देखिए पहले इसको समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इसको हटाएं। तो देखिए तो एक्चुअल में आइसोप्रीन में इस पार्ट को और इस पार्ट को हेड बोला गया है, बड़ा सा पार्ट को हेड बोला गया है और इस पार्ट को टेल बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकता था कि हेड का हेड से कॉम्बिनेशन हो सकता था, हेड वाला पार्ट से अटैच होता। दूसरा ये हो सकता था टेल से टेल का कॉम्बिनेशन हो सकता था, राइट। और थर्ड क्या हो सकता है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल एंड सो ऑन, करेक्ट। तो नेचर कौन सा कॉम्बिनेशन को अलाउड करेगा, नेचर भाई जो उस कॉम्बिनेशन को अलाउ करेगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्बिनेशन रहेगा, राइट। नेचर जानबूझ के जो नेचर में हो रहा है वो जानबूझ के अनस्टेबल सिचुएशन को एराइज करेगा या स्टेबल। तो एक्चुअल में हेड हेड कॉम्बिनेशन को नेचर अलाउ नहीं करता है, टेल टेल कॉम्बिनेशन को अलाउ नहीं करता है, हेड टेल कॉम्बिनेशन को अलाउ करता है। अब इसके पीछे रीजन दे देता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा आपको याद रहेगा, करेक्ट है ना। और आइसोप्रीन में हेड का टेल से और टेल का हेड से, हेड टेल कॉम्बिनेशन जो होता है उसी को बोलते हैं आइसोप्रीन रूल। उसी को क्या बोलेंगे, मैं लिखवा दूंगा, लैंग्वेज दे दूंगा। तो पहले फर्स्ट कॉम्बिनेशन को देखते हैं एवरीवन। हेड हेड कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ देखिए ए यहाँ आएगा एवरीवन, ए यहाँ जाएगा, ए दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा और ए यहाँ आ जाएगा, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे कोई पोएटिक चार्ज नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इस तरफ से आने वाला है, राइट। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक्चुअल में इस कॉम्बिनेशन में और इसी का बहुत सारा रहेगा, जुड़ते हुए चला जाएगा। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, हेड हेड कॉम्बिनेशन। तो इसमें हुआ क्या है कि हम लोग वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देखते हैं कि ग्रुप का अट्रैक्शन होता है इंड्यूस डाइपोल। तो इंड्यूस डाइपोल में जब ग्रुप क्लोज रहता है तो इंड्यूस डाइपोल का अट्रैक्शन होने का चांस ज़्यादा। तो इंड्यूस डाइपोल मतलब वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बढ़ा, बट एक ग्रुप क्लोज हो गया तो स्टेरिक रिपल्सन भी साथ में बढ़ गया। इसका मतलब एक बढ़ रहा है जो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, तो दूसरा भी बढ़ रहा है जो इसको डीस्टेबलाइज कर रहा है, करेक्ट। एक लाइन लिखिएगा, इन हेड हेड कॉम्बिनेशन
वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, किसके बीच में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ रहा है ना? वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज एट द सेम टाइम स्टेरिक रिपल्सन ऑल्सो इंक्रीजेज। At the same time, steric repulsion also increases. This is the reason this combination is not allowed. This is the reason this combination is not allowed. हो गया ना? टेल कॉम्बिनेशन, ये पार्ट कौन सा है? टेल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट भी कौन सा है? ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये ऐसे ओपन होगा। आप लोग सुन पा रहे हैं एवरीवन? अगर बोर्ड के सिलेबस में है तो क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है? और एंट्रेंस एग्जाम में तो फ्रीक्वेंट आया हुआ है। अब इस केस में क्या हो गया, देखिए नेचर क्या करेगा, बैलेंस करता है दोनों चीज़ को। इस केस में टेल कॉम्बिनेशन में स्टेरिक रिपल्सन तो कम हो गया, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिए, बट स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीज किया तो उससे तो स्टेबलाइज हुआ, साथ में वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घट गया। देखिए इन दिस कॉम्बिनेशन स्टेरिक रिपल्सन डिक्रीजेज एट द सेम टाइम VFA also decreases. At the same time, van der Waals force of attraction also decreases. Hence, this combination is also not allowed. Hence, this combination is also not allowed. अब कौन सा कॉम्बिनेशन है? हेयर डिटेल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना एवरीवन? यहाँ देख लीजिए, एक कौन सा पार्ट हेड, एक कौन सा पार्ट टेल।
देखिए इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि टेल टेल के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं हो पाया, राइट। इसका मतलब है यहाँ देखिएगा, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस अगर नहीं हो पाया तो वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मेंटेन रहेगा, और हेड हेड के रेस्पेक्ट में बहुत क्लोज भी नहीं आया तो उतना स्टेरिक रिपल्सन भी नहीं हुआ। तो नहीं लगता कि टेल टेल और हेड हेड के बीच का मैटर है, ए टेल टेल और हेड हेड दोनों का बीच का सिचुएशन है, नहीं एवरीवन। दैट्स वाई नेचर इस कॉम्बिनेशन को अलाउड किया है। इसमें क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमाइज रहेगा और स्टेरिक रिपल्सन मिनिमाइज रहेगा, और दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड। और इसी कॉम्बिनेशन को बोला गया है, इस कॉम्बिनेशन को ही नाम दिया गया है आइसोप्रीन रूल। तो अगर एग्जाम में आ गया 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव डिफाइन आइसोप्रीन रूल, तो क्या बोलेगा, हेड टेल कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल मोनोमर इज कॉल्ड व्हाट, आइसोप्रीन रूल। सिर्फ इतना से काम नहीं चलेगा, इसी का नाम है, यहाँ देखिए नॉमेनक्लेचर पढ़ा है ना, मैं लिखवा दूंगा नॉमेनक्लेचर नंबरिंग, तो 1 2 3 4 की जगह एवरीवन, तो इसी को बोलते हैं 1,4 कॉम्बिनेशन, 1,4 कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोप्रीन, इट्स कॉमन नेम इज व्हाट, आइसोप्रीन। तो 1,4 कॉम्बिनेशन ऑफ आइसोप्रीन इज कॉल्ड व्हाट, आइसोप्रीन रूल। करेक्ट है ना, लिखिए पॉइंट बनाकर, इन दिस कॉम्बिनेशन, इन दिस मतलब हेड टेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दिस कॉम्बिनेशन ऐसे पता तो ये लिखिए, दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड, ऐसे लिखिए ज़्यादा बेटर रहेगा, दिस कॉम्बिनेशन इज अलाउड देखिए एवरीवन, ये उसी टाइम का मेरा पॉलीमर का नोट्स बनाया हुआ है, हर एक चीज़ में उतना ही इंटरेस्ट डालना है, चाहे ऑड से ऑड चैप्टर क्यों नहीं हो, ठीक है। तो ये नहीं कि हाँ वो ऑड चैप्टर है तो छोड़ देंगे, कोई और चैप्टर से क्वेश्चन आने का चांस है तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर नहीं रह गया, ठीक है। क्या लिखे स्टूडेंट, अलाउड बिकॉज इन दिस कॉम्बिनेशन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन becomes maximum and steric repulsion becomes minimum। ठीक है ना, एक और पॉइंट बनाइए, नेचुरल रबर इज द रिजल्ट ऑफ, नेचुरल रबर इज द रिजल्ट ऑफ वन फोर एडिशन ऑफ वन आइसोप्रीन ओवर द अदर, यहां देखना 1,4 एडिशन ऑफ 1 आइसोप्रीन ओवर अदर, ऐसे चलेगा। 1 वाला पार्ट हो गया हेड और 4 वाला पार्ट हो गया टेल, करेक्ट है ना। तो सबको आइसोप्रीन रूल समझ में आ गया। और जितना भी पॉलीमर चाहे आर्टिफिशियल या नेचुरल, वो कौन सा रूल को फॉलो करता है, अगर ऐसा इस टाइप का अनसिमेट्रिकल रहेगा जहां पे बड़ा पार्ट और छोटा पार्ट रहेगा मोनोमर का, तो कौन सा पार्ट, आइसोप्रीन रूल, हेड का टेल से, हेड का टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, एक और लिखिए, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। पहले इसको समझिए, मान लेते हैं कि ये नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है।
तो नेचुरल पॉलीमर में वन पॉलीमर मॉलिक्यूल दूसरे पॉलीमर मॉलिक्यूल के साथ वेरी बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच रहता है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। ठीक है एवरीवन, स्ट्रॉन्ग या वीक, वीक VFA कोई परमानेंट कोई बॉन्ड नहीं बना रहता है, इट्स जस्ट एक पार्शियल बॉन्ड। वंडरवल बॉन्ड क्या है? वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक बॉन्ड, राइट? इसको कंप्लीटली बॉन्ड तो है नहीं, जस्ट इट इज काइंड ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रोसेस हुआ, आप जानते भी हैं कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट ऐसा हुआ है जो एक्सीडेंटली हो गया, मतलब बनाना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गया, और वही क्रांति ले आया, राइट? उसमें एक एक्सपेरिमेंट ये भी है कि जो भी साइंटिस्ट यहाँ पे काम कर रहे थे वो कुछ और काम कर रहे थे। बहुत सारा वैक्सीन भी इसी तरीके से बना है, किसी और चीज़ के लिए इन्वेंट हो रहा था, किसी और चीज़ में काम कर गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में बाय मिस्टेक नेचुरल रबर में सल्फर का पाउडर गिर गया, राइट? किसका? अब थोड़ा सा उसमें एक रिएक्शन हुआ और आफ्टर सम टाइम देखा गया कि दिस नेचुरल रबर बिकम्स स्ट्रॉन्ग, स्पॉन्ज बन गया। स्पॉन्ज समझते हैं ना, टफ। और वहाँ से ही आज के डेट में देखिए एक कितना बड़ा क्रांति लाया कि वहाँ से टायर का कॉन्सेप्ट आ गया। नहीं, बहाना बोलते ही नहीं, राइट? तो वो ये थोड़ा बड़ा तो रेवोल्यूशन था, टायर नहीं आता तो सोचिए आज के डेट में लोहे के पहिए पे चलते रहते। इतना बड़ा फाइटर प्लेन ये वो जो जर्क करता, सस्टेन कर पाता, तो ये कितना बड़ा क्रांति था। तो कुछ कुछ ऐसे जैसे लाइट, बिजली, राइट? ये तो कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो कि रिवोल्यूशन ले आया है। तो एक्चुअली इसमें जब सल्फर डाल देते हैं तो सल्फर डालने से नेचुरल रबर के पॉलीमर के बीच में सल्फर बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज बनाता है। अरे बिल्कुल कंप्लीट एक बॉन्ड है, ठीक है ना? तो इस डाइसल्फाइड लिंकेज के बनने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, ठीक है? तो अब समझ में आ गया? और डिफाइन करना रहेगा कि व्हाट द मीनिंग ऑफ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, तो क्या बोलिएगा? व्हेन सल्फर मिक्स विथ नेचुरल रबर देन देयर इज ए लिंकेज बिटवीन पॉलीमर ऑफ नेचुरल रबर थ्रू डाइसल्फाइड लिंकेज एंड दिस मतलब इनकॉर्पोरेशन इसको बोल सकते हैं, लिख दो एक प्रोसेस। इट इज ए प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग disulfide linkage. It is a process of incorporating disulfide linkage in natural polymer is called vulcanization. Is called vulcanization. तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, ऐसे दिखा देना है, ठीक है? अब यहां देखिए PVC, ये बहुत फेमस है। फुल फॉर्म
पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है भाई? सर विनाइल क्लोराइड, राइट? दिस इज विनाइलिक पोजीशन, दिस इज विच पोजीशन? विनाइलिक पोजीशन। तो अब यहाँ पे भी कौन सा रूल चलेगा भाई? तो सर यहाँ भी तो रूल चलेगा, ये रहेगा हेड, ये रहेगा टेल, राइट? तो कौन सा रूल? आइसोप्रीन रूल। PVC इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? चेन पॉलीमर या स्टेप पॉलीमर? अभी तो पढ़ा है व्हाट द क्वालिटी ऑफ चेन पॉलीमर, ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। चेन पॉलीमर में एक मोनोमर दूसरे में जुड़ते चला जाता है, कुछ एलिमिनेट नहीं होता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ चेन पॉलीमर, राइट? एडिशन पॉलीमर। ये हो गया PVC। यूज इसका बहुत सारा यूज है। एक यूज तो आप जानते हैं PVC पाइप, तो यूज में लिख लीजिए, इट इज यूज एज PVC पाइप, चाहे बोरिंग के लिए, वाटर सप्लाई के लिए या वायरिंग के पाइप के लिए, राइट? टेफ्लॉन नाम सुने हैं? ये बहुत फेमस हुआ है आज के डेट में, नॉन स्टिकी बर्तन, राइट? तो नॉन स्टिकी में जो लेयर लगाया रहता है वो प्लास्टिक का लेयर रहता है जिसका नाम है टेफ्लॉन। समझ रहे एवरीवन? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्लास्टिक में खाना बन रहा है, तो घबराने की बात नहीं है। जिस एल्युमिनियम के बर्तन में या जिसमें भी बन रहा है वो पहले मेल्ट करेगा, अगर मेल्ट करना रहेगा, टेफ्लॉन बाद में जाकर मेल्ट करेगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री से ऊपर होता है। एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट हार्डली 400 डिग्री से, राइट? करेक्ट है ना? या बहुत है हुआ तो प्रेशर कुकर का जो मटेरियल है तो 600 डिग्री से, इसका है 1000 डिग्री से। हाँ, अब इसका साइड इफेक्ट ऑब्वियसली कुछ चीज़ है तो उसका साइड इफेक्ट तो होगा ही थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मेल्ट नहीं करेगा, करेक्ट? इसमें एज ए कैटलिस्ट इसको यूज करते हैं। यही है टेफ्लॉन। इसमें हेड टेल का कोई मतलब है? आप लोग को मोनोमर का एक लिस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया हूँ, मिला है? देख लीजिएगा स्टूडेंट। क्या बोले? नहीं, उस दिन मैं शेयर किया था, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोनोमर का लिस्ट भी था, डैम श्योर मिला होगा। अब लिखिए नाइलन 6,
क्या बोले? नाइलन 66, नाइलन 66। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। इसका नाम है CH2 को बोलते हैं मिथाइलिन। लिगेंड में हम लोग यूज कर रहे थे। यहाँ पे कितना कार्बन? 6। तो CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, 6 तो हेक्सा मिथाइलिन बोल सकते हैं। डाईएमाइन। तो आपसे पूछा जाएगा नाइलन 66 में, नाइलन 66 इज द फॉर्म, तो इसमें कौन कौन सा मोनोमर यूज होता है? तो वन ऑफ द मोनोमर का नाम है हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन और दूसरा मोनोमर का नाम है, इन नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया होगा, याद है? ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड और लास्ट वन इज एडिपिक एसिड। अब बोलेंगे ही नहीं, एडिपिक एसिड। तो नाइलन 66 में कौन कौन सा मोनोमर रहता है? पढ़िए एक दो बार। बोलिए भाई, बोल कर पढ़ना है ना। हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन। और क्या रहता है? एडिपिक एसिड। खुलकर आवाज आना चाहिए ना। एडिपिक एसिड, हेक्सा मिथाइलिन डाईएमाइन, राइट? चलिए यहां देखिए, क्या इस कार्बन पे SN2H सोच पाएंगे? इस कार्बोनाइल कार्बन पे? और अगर SN2H होगा तो क्या आउट होगा? भाई ऑनलाइन के बच्चे थोड़ा बोला कीजिए, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद मेरा एक्सपेक्टेशन रहता है कि यहाँ पे बातों को आप समझ पाए। मैंने बोल दिया इस पे SN2H, आउट क्या होगा? यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से। इसी को मार्फोलॉजी में ऐसे दिखाया था, इस मैंने बोल दिया यहाँ पे SN2H, तो इसी को मार्फोलॉजी क्या ऐसे दिखा सकते हैं। जब तक आप हाँ ना नहीं बोलिएगा तब मैं कैसे समझूंगा कि आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? ऐसे कर सकते हैं। सही है। इसका मतलब है कि हेक्सामिथाइलिन डाईएमाइन एडिपिक एसिड के साथ जुड़ते चला जाएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? बोलिए, एमाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इसको एमाइड बॉन्ड बोल सकते हैं। और एमाइड बॉन्ड बनेगा और आउट क्या होते जाएगा? वाटर 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 एंड वाटर। तो कंडेंसेशन रिएक्शन का डिफिनेशन क्या था? कि व्हेन बिगर मॉलिक्यूल एसोसिएट एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल आउट। दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो पहला तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है वो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड अ स्टेप रिएक्शन पॉलीमर, जिसका दूसरा नाम कंडेंसेशन पॉलीमर। उसका रिएक्शन का तरीका ये समझ में आ गया। अगर पूछा जाएगा इसमें एसिड के कार्बोनिल कार्बन पे कौन सा रिएक्शन? SN2H, राइट। और यहाँ पे और ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मोनोमर, इसको क्या बोलेगा? होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर, राइट। तो इसी को ऐसे दिखाया जाए। यहां से इस कार्बन से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं। यहां तक आ गए।
NH यहाँ तक आ गए, CH2 होल 6 यहाँ आ गए, NH C डबल बॉन्ड हो, CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड हो, NH एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा भाई, है ना। अब प्लस जितना भी वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होना है, मुझे नहीं पता कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या है, ऑल डिपेंड्स ऑन कितना यूज कर रहे हैं, राइट। तो अगर एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में नाइलन 6 का रिएक्शन दिखाने के लिए और इस तरीके से दिखाने के लिए आएगा तो बन जाएगा, हर एस्पेक्ट में इसका आंसर हो जाएगा, रिएक्शन वाइज, टाइप वाइज या मोनोमर कौन कौन सा है उसका नाम लिखने वाइज सब हो जाएगा ना। चलिए इसको हटाया जाए। नाइलन 6 का मोनोमर क्या है? इसका मोनोमर है पढ़िए 6 स्टैंड फॉर 6 कार्बन, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आप मुझे एटलीस्ट 2 रिएक्शन बताइए जिससे कैप्रोलैक्टम बनता हो। इंजर्शन ऑफ NH ना, कोई 2 रिएक्शन पढ़ाया हूँ जिसमें इंजर्शन ऑफ NH होता है? बोलिए रिएक्शन का नाम। अब बोलेंगे ही नहीं। बेकमैन रीअरेंजमेंट, इस याद है? इस रिएक्शन का नाम क्या था भाई? आप लोग को कम से कम याद आया है रिएक्शन? और एक था स्मिथ रिएक्शन, राइट। इसमें क्या यूज करते थे? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद इसमें HN3 यूज करते थे, नहीं? एक बार देख लीजिएगा स्टूडेंट, पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ाया था। तो यह तो हो गया नाइलन 6 का मोनोमर बनाने का तरीका कि साइक्लोहेक्सानॉन में अगर हम लोग बेकमैन रिएरेंजमेंट करते हैं या स्मिथ रिएक्शन करते हैं तो कैप्रोलैक्टम बन जाएगा, ठीक है। साइक्लोहेक्सानॉन बनाएंगे, बहुत आसान है साइक्लोहेक्सानॉन बनाना। Cl2 लाइट, Cl एक्वस KH
माइल्ड ऑक्सीडेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन आसान होता है, सेकंड स्टेप डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैंने बोला माइल्ड ऑक्सीडेशन। इसका अंदर इसमें जोन्स रिएजेंट ले लीजिए, कौन सा रिएजेंट बन जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हेडेक की बात नहीं है कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। इसको हटाएं। ये क्या है, कैप्रोलैक्टम ना। कैप्रोलैक्टम में जब हम लोग लाह डाल देते हैं तो ये इस तरीके से ये पॉलीमराइज होना स्टार्ट हो जाता है। यही है मेरा नाइलन, मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाता हूँ। यही है मेरा नाइलन 6, यहाँ तक आइए। ला लेने का मतलब क्या ले रहे हैं एवरीवन, H माइनस। अल्लाह जस्ट कैटेलिटिक अमाउंट में ले रहे हैं ताकि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए, ये यहाँ आएगा भाई, ये यहाँ आएगा तो ये ओपन होगा ना स्टूडेंट। भाई आप लोग समझते, थोड़ा हाँ ना बोलते रहेगा। ओपन होगा तो NH माइनस बनेगा, करेक्ट। और ये NH माइनस इस पर अटैक करेगा। अब बातों को समझना है सर। इसका मतलब सर ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये NH किसके साथ जुड़ जाएगा, कार्बोनाइल कार्बन के साथ। और ये बनेगा O माइनस, वापस O माइनस बन के इसको ओपन करेगा, ये दूसरे कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसे होते हुए चला जाएगा, करेक्ट है ना। बस पहला स्टेप के लिए लाह का रिक्वायरमेंट है, बाकी खुद होते हुए एक दूसरे से के साथ जुड़ते हुए। आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये ओपन हो जाएगा, यहां के बाद 1 कार्बोनाइल कार्बन, बीच में 5 कार्बन, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना। ये NH किसके साथ आके जुड़ गया, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ। और उसके बाद फिर से CH2 का होल 5, फिर उसके बाद क्या रहेगा NH, फिर क्या रहेगा कार्बोनाइल कार्बन, फिर CH2 का होल 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। ऐसे जुड़ते हुए चला जाएगा। तो बस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हम लोग सम अमाउंट या कैटेलिटिक अमाउंट ऑफ क्या डाल दिए हैं, लाह डाल दिए हैं, ठीक है। तो नाइलन 6 का थ्योरी समझ में आ गया। साइक्लोहेक्सानॉन में क्या डालते हैं, मोनोमर, कैप्रोलैक्टम मोनोमर है। तो 2 रिएक्शन मेरे हाथ में है, एक है बेकमैन और एक है स्मिथ, राइट। बेकमैन के लिए हम लोग रिएजेंट लेते हैं हाइड्रोक्सिलेमाइन, ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। और उसके बाद सेकेंड स्टेप था डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड हीट, और सेकेंड स्टेप को ही बोलते हैं रीअरेंजमेंट, बेकमैन रीअरेंजमेंट। और उसके बाद एक था स्मिथ रिएक्शन।
आप लोग को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी भेजा हूँ, जो भी भेजा उसको प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ लीजिएगा। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पक्का जेईई मेन में क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लीजिए। और उसमें एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन, एस्टिमेशन ऑफ, बोर्ड में भी आ सकता है, एस्टिमेशन ऑफ व्हाट, लिख के लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है उसमें बहुत सारा चीज़ है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। बट मोनोमर का जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें मैं ठीक लगवा दूँ कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसका स्ट्रक्चर आपको रटना पड़ेगा। बूना एस, ये 2 साल पहले ही आया हुआ है जेईई मेन में, ठीक है, ये बोर्ड में भी आने का चांस रहेगा। देखिए, इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ, इट इज ए कोपॉलीमर ऑफ 1,3-butadiene, it is copolymer of 1,3-butadiene and styrene। कोपॉलीमर मतलब मोर देन 1 डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर, तो इसमें 1,3-butadiene भी है और स्टाइरीन भी है, राइट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, it is obtained by polymerization of butadiene and styrene in the ratio of 3:1, in the ratio of 3:1 in the presence of sodium, in the presence of sodium। यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो रबर मिलता है वो मार्केट में SVR रबर के नाम से भी फेमस रहता है। फुल फॉर्म SVR रबर का मतलब स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, सो शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, ठीक है। इसको तो सब लोग जानते ही होंगे, स्टाइरीन हम कल्चर में देखे होंगे। ठीक है, करेक्ट है ना एवरीवन। देखिए यूज में लिखिएगा, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टायर, रबर सोल, सोल समझते हैं ना जूता का, एज वेल एज बेल्ट।
इसको हटाएं, ए भी आने का चांस रहेगा भाई। बुना एन, बुना एक होता है बुना एस, दूसरा है बुना एन। देखिए, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर। वन थ्री ब्यूटाडाइन। It is commonly known as acrylonitrile। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुनायन। तो पूछा जाएगा बुनायन में मोनोमर का नाम क्या है, याद रहेगा, इसको रट जाइएगा, ठीक है। यूज लिख लीजिएगा। इट इज यूज इन मेकिंग टैंक लाइनिंग। टैंक लाइनिंग एंड वायल सेल्स। देख लीजिएगा इसका एग्जैक्टली क्या है। देखिए, ए मैं शेयर किया था, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, दिखाई पड़ रहा है, ठीक। ओह, खुद से कर लीजिएगा, खुद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट। क्या नाम है, वेकेलाइट, ठीक है। Bakelite is also the example of copolymer. At the same time, it is also the example of condensation polymer, ठीक है। बेकेलाइट में यूज करते हैं फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। क्या यूज करते हैं एवरीवन, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो एक्चुअली इसको देखिए बनता कैसे है।
इसका सिर्फ मार्फोलॉजी में दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या आउट हो जाएगा? वाटर। और यहाँ पे एक कार्बन का 2 वैलेंसी पूरा करना है तो यहाँ से जुड़ जाएगा कार्बन, यहाँ से जुड़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनते हुए चला जाता है। ठीक है ना? तो एग्जाम में इतना भी दिखा के आ जाएगा, बोर्ड के एग्जाम में तो मिल जाएगा मार्क्स। तो बेकेलाइट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? चेन पॉलीमर या कंडेंसेशन। वाटर तो आउट हो रहा है ना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कंडेंसेशन। एट द सेम टाइम होमोपॉलीमर या कोपॉलीमर? कोपॉलीमर। देखिए, इट इज यूज्ड इन इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल खोज रहे थे ना, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। द टेफ्लॉन का एक और भी बहुत बढ़िया यूज है। टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट मोर देन 1000 डिग्री होता है। तो जो इलेक्ट्रिकल, जो हम लोग वायरिंग यूज करते हैं, वायर, इलेक्ट्रिकल वायर, दीवार जो करंट के लिए, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि शॉर्ट सर्किट में हो तो कम से कम हार्म हो। तो उसका जो कवर लगाया रहता है वो उसमें टेफ्लॉन का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या चाहिएगा, वो ज़्यादा हीट रेसिस्टेंस बने, राइट। तो स्टूडेंट मोटा मोटी तो मैं ऑलमोस्ट ले लिया हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट लगा है, ठीक है। मतलब इट इज एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बेकलाइट में आप थर्मोसेटिंग, आप लोग थर्मोसेटिंग का एक एग्जाम्पल खोज रहे थे, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का ही एग्जाम्पल है। मतलब इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग, ठीक है, इट बिकम्स हार्ड ऑन हीटिंग। तो देखिए स्टूडेंट, ऑलमोस्ट मैं ले लिया हूँ, फिर भी आप यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। इसका ये जो लिस्ट दिया हुआ है उसको देख लेना है, ठीक है। तो आपको पॉलीमर ऑलमोस्ट इतना ही था पढ़ना। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगा संडे को, तो मैं आप लोग का वेट नहीं करूँगा, मैं अपना स्टार्ट कर लूँगा। और उसमें मुझे आपका ऑर्गेनिक का तैयारी का रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं खुद रिकॉल करवा लूँगा। फिर आपको मैं कोई टास्क में दे दूँगा। ऐसे तो आप लोग शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे ना, या बना रहे हैं, बना लिए हैं या बना रहे हैं? बना रहे हैं, ओके। अब लेकिन आप मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलिए। अभी जो टास्क दिए हैं उसी को फॉलो कीजिए। वो टास्क कवर हो गया जो दिए थे, या अभी और टाइम चाहिए? 1 वीक दिए थे ना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स दिए थे और गैस क्या दिए थे? गैसियस टेस्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ओके ओके एवरीवन। तो ऑर्गेनिक का थ्योरी वाइज लास्ट क्लास था। ओके एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।